मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Now the Honorable Minister will reply. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सम्माननीय जोगी जी को बधाई देना चाहूँगा कि देश के अंदर एक जलते हुए सवाल को बुझाने के लिए इस चर्चा को उठाया और इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है, निश्चित रूप से उन्होंने जो सुझाए हैं, जो मुद्दे उन्होंने बताए हैं, निश्चित रूप से आगे जब योजनाओं का निर्माण होगा तो उनके सुझावों का बहुत बड़ा उसमें योगदान होगा और इसलिए मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूँ। सभी माननीय सदस्य जी, नहीं, मेरी हिंदी है, मेरी हिंदी में बोल रहा हूँ सर। आप तो हिंदी समझते हैं जी। हम तो ये मानते हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये लगाने के बाद उनकी भाषा में भी आवाज़ पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने कहा सर कि सभी जितने भी यहाँ सांसद हैं सभी इसके विषय में साथ दिया और नोटिस भी दिया जी, बोला भी है, यही बोला है, यही बोला है। और मुझको लगा कि आप वैसी बात बोल रहे हैं जो हम नहीं बोल पाए और सुनने वाले को लग रहा है कि मैंने जो कहा था उसी बात को आप बोल रहे हैं बाद में। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो स्थिति है वो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि अप्रैल महीने में इस वर्ष के शुरुआत में जो मौसम विज्ञान विभाग ने जो इस वर्ष के लिए संभावना जाहिर की थी कि 95% वर्षा होने की संभावना है। फिर जून के महीने में 9 जून को मौसम विज्ञान ने बताया कि 93% वर्षा होने की संभावना है। फिर आगे उसने बताया कि जुलाई महीने में 93% और अगस्त के दौरान 96% होने की संभावना है। जून में जो आंकड़े आए थे उस समय -43% कम बारिश हुई थी। 31 जुलाई को -22, 1 अगस्त को -21 और 3 अगस्त को -22। हम देख रहे हैं कि जून में जो स्थिति थी 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त आते आते भारी परिवर्तन मौसम में हुआ है। यहाँ जो 36 मौसम के उप प्रभाग हैं उसमें अभी तक 16 में सामान्य वर्षा हुई है, 18 में सामान्य से कम वर्षा हुई है और 2 प्रभागों में नाम मात्र की वर्षा हुई। देश के अंदर जो 85 प्रमुख जलाशय हैं उसमें भंडारण की स्थिति 14 जून के अनुसार 36.87 बिलियन क्यूसिक मीटर था। फिर 27 जुलाई के अनुसार देश भर में 85 प्रमुख जलाशयों में भंडारण की स्थिति 54.5 बिलियन क्यूसिक मीटर था। फिर 31 जुलाई 14 के अनुसार देश भर के 85 जलाशयों में भंडारण की स्थिति 70%, 93% थी। यानी 31 जुलाई आते आते इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है और 10 वर्षों की औसत का 113% इसमें बताया गया है। बुआई की जो स्थिति थी 1 अगस्त 1914 के अनुसार विभिन्न फसलों की बुआई की तहत 79 मिलियन हेक्टेयर को समान रूप से कवर होना चाहिए था, तथापि इस वर्ष लगभग इस दिन तक 70 मिलियन हेक्टेयर को विभिन्न फसलों के तहत कवर किया गया है। सामान्य की तुलना में चावल
19 लाख हेक्टेयर, दलहन 14 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाज 41 लाख हेक्टेयर, तिलहन 11 लाख हेक्टेयर और कपास 2.5 लाख हेक्टेयर है, जिसमें क्षेत्र में कवरेज में कमी की रिपोर्ट की गई। मानसून में देरी और धीमी प्रगति के कारण फसलों की बुआई में कमी हुई और प्रतिदिन हमारे 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के और उन्हीं के स्तर के जो अन्य पदाधिकारी हैं जिनके जिम्मे राज्यों की जिम्मेवारी दी गई है, प्रतिदिन राज्य के कृषि सचिवों से संपर्क रखते हैं और वीकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उनकी होती है और प्रतिदिन की बुआई की स्थिति का उससे जायजा लिया जाता है। आकस्मिक फसलन के लिए अल्प मध्यावधि किस्म के लगभग 84.5 लाख क्विंटल बीज अपने देश के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर उपलब्ध है, जो 28.27 मिलियन हेक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र को कवर कर सकता है। खाद्यान्न का जो स्टॉक है वो और उत्पादन लगभग 100 लाख मीट्रिक टन चावल और 170 लाख मीट्रिक टन गेहूं के बफर नॉर्म्स की तुलना में केंद्रीय पूल में दिनांक 15/7/2014 को 391 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 201 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध था। सूखे की स्थिति क्या सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक किसी राज्य से ये सूचना नहीं आई है कि इस राज्य का ये इलाका ड्रॉट है या ये डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट घोषित है। ऐसा घोषणा कहीं से नहीं आया है। सूखे के कारण आपातकालीन प्रबंधन और न्यूनीकरण उपायों की शुरुआत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। कृषि मंत्रालय बारीकी से स्थिति की निगरानी करता है तथा राज्यों को आवश्यक सहायता और सलाह मुहैया कराता है। राज्य सरकार बाद में ये बीच में का जवाब हो रहा है। अब आप लोग मत बोलिए। आप नहीं, मैं बैठता हूँ, आप बोलिए। ओके मिनिस्टर, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। After the reply, see after please, please after the reply the question can be asked. Let him reply, Minister. छोड़ दीजिए वो You can reply after this. After your reply, you can answer him. You can allow नहीं कर रहा था सर, वो मुझको बोलने के लिए कह रहे हैं, आपको बैठने के लिए कह रहे हैं। बैठिए। After your reply, he can ask questions. Any member can ask questions. हमारा कर्तव्य भी है कि कोई आदमी जब खड़ा हुआ तो बैठे और वहाँ से जो आदेश है उसका पालन करें। जी, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके यदि कहीं सूखाग्रस्त घोषित होता है तो फिर राज्य से भी यहाँ से भी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्यों के अंदर SDRF फंड के तहत पर्याप्त पैसा मौजूद है और यदि स्थिति गंभीर बनती है तो राज्य सरकार सूचना देती है, फिर यहाँ से हमारी टीम जाती है और एक हाई लेवल कमेटी है, उसमें रिपोर्ट आने के बाद हम NDRF फंड से उनकी पर्याप्त सहायता करते हैं। सामान्यतया ये प्रक्रिया है। किंतु इतनी जो चर्चा हुई, 4 दिन चर्चा हुई है और 4 दिनों जे अभी तक सूखाग्रस्त घोषित करके किसी भी जिला से, किसी भी एरिया से कोई किसी सरकार ने रिपोर्ट नहीं। लेकिन पूरी बात सुनिए ना, ये तो हमने एक प्रक्रिया बताई, लेकिन इतनी जो चर्चा हुई, 4 दिन चर्चा हुई और 66 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसमें बहस में भाग लिया। इसका लाभ हुआ है। इसका लाभ ये हुआ कि जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है और जो हम सब भाषण कर रहे थे, ये जो 36 प्रभाग है या 4 डिवीज़न है, ये औसत अनुमान देता है। लेकिन जब यहाँ सदस्य बात बताते हैं तो उनके ज़िले की क्या स्थिति हो बताते हैं, तो सही चित्र तब पता चलता है जब यहाँ सदस्य अपने इलाके की बात कहता है। क्योंकि जो प्रभाग के रिपोर्ट हैं, जो डिवीज़न के रिपोर्ट्स हैं, अब डिवीज़न 1 डिवीज़न में 5-6 राज्य हैं। अब उसका एक औसत वर्षा का जब हम बोलते हैं तो किसी जिला या खास एरिया का पता नहीं चलता। जब यहाँ पर चर्चा जिस दिन शुरू हुई, हमने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की
अरे पूरी बात सुनो भाई, तो पूरी आप पूरी बात सुनो। वो पूरी मैं अपनी बात बोलूंगा, आपकी बात नहीं बोलूंगा। आप जो चाहते हो मैं नहीं बोलूंगा। Honorable Minister, address the chair. मेरी बात सुनिए। Please, Minister, address the chair. जिस दिन चर्चा शुरू हुई, 5वां दिन है और 4 दिन इस पर चर्चा हुई है, 4 दिन बहस हुई है। मैंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, जितना देर आपको ये शब्द खराब लगेगा उतना देर मैं बोलूंगा, इसलिए आप चुप रहिए। तो और मैंने उनके सामने चित्र बताया कि कई ऐसे जिला एरिया जो ऐसे हैं जहां सूखा है रियल, और उसको कोई राज सहायता मिलना चाहिए। Minister, address the chair. You address the chair. ठीक है। No, you address the chair. और उनसे बात होने के बाद, उनसे चर्चा होने के बाद, that is the procedure. You know that this is the procedure. उनसे चर्चा होने के बाद एक विशेष सहायता उन इलाकों को दी जाए जिन इलाकों में सूखा की स्थिति बन गई है, भले रिपोर्ट न आई। तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव कि सूखा से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, यानी वर्षा के कमी के कारण उत्पादन जो प्रभावित हो रहा है, जो फसल प्रभावित हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं मैं उसकी जानकारी निश्चित रूप से आपको देना चाहूँगा। पहले तो हमने तय किया है और आज ही पत्र सभी राज्य सरकारों को, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है कि खरीफ 2014 हेतु डीजल राज्य सहायता स्कीम आज से हमने लागू की है, जो सभी चीफ सेक्रेटरी को आज पत्र भेजा है। यह स्कीम उन जिला और क्षेत्रों पर लागू होगी जहां 15 जुलाई 2014 की स्थिति के अनुसार वर्षा की कमी 50% से अधिक है, अथवा उन तालुका जिलों पर लागू होगी जिन्हें उनकी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रशासनों द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। दोनों बातें हैं, यदि सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा तो वहाँ भी, और न भी करेगा और किसी खास इलाके में यदि 15 दिन तक लगातार वर्षा 50% से कम होती है तो हम उनको ये राज सहायता देंगे। ये 15 जुलाई से 30 सितंबर न भी सूखाग्रस्त घोषित करेंगे। यदि किसी खास इलाके में ये स्थिति है तो उनको हम राज सहायता देंगे। फिर दूसरा कि जो कहीं बुआई हुई और उसके बाद सूखा के कारण वो समाप्त हो गया, तो बीज पर जो हम सहायता देते हैं उस सहायता की राशि 50% हमने बढ़ा दिया है। जो विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्कीमों के तहत जो बीज पर हम राज सहायता देते हैं उसमें 50% वृद्धि की घोषणा की है। भले सूखा का रिपोर्ट हुआ ना, लेकिन यदि बुआई बीज सूख रहा है, रोपनी की और सूख गया, तो हम बीज पर और राज सहायता देंगे। ये और तीसरा जो हमने कर लिया है कि बागवानी, समन्वित बागवानी विकास के लिए जो एक हमारा मिशन है, उसके लिए हमने भारी धनराशि प्रिकॉशन के लिए निकाला है कि यदि सूखा घोषित होता है तो उसके बाद जो बागवानी नष्ट होते हैं तो उनके लिए भी हमने 700 करोड़ रुपया का अलग से प्रावधान करके रखा है कि उसका फिर हम पुनर्जीवन करेंगे। किसानों को उसका एक प्रति एकड़ कितना देंगे, ये हमारा कल है विभिन्न राज्यों को। ये फिर इसके बाद इसके बाद जो आरकेआई के तहत अतिरिक्त चारा उत्पादन कार्यक्रम के लिए हमारा योजना पहले से चल रहा है, इसके लिए सूखा शमन कार्यक्रम के लिए भी 100 करोड़ की राशि निर्गत की गई है और राज्य सरकारों को कहा गया है कि ये भी सहायता आपको दी जाएगी, उसके जो कुछ मापदंड है उसके मुताबिक। 3-4 प्रकार की हमने इसमें व्यवस्था की है
एक बागवानी के लिए, एक चारा विकास के लिए, एक बीज के लिए और एक डीजल पर राज्य सहायता के लिए। 4 प्रकार की सहायता, जिसमें सिर्फ एक बागवानी मिशन है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने के बाद मिलेगा, नहीं तो बाकी योजनाओं में हमने छूट दी है कि सूखाग्रस्त घोषित न भी हो, फिर भी उस नॉर्म्स के अंदर आता है तो हम उनको राज्य सहायता देंगे। और जब मैं प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहा था तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा था, शायद उनको पता नहीं है कि जब पूरे देश में कृषि का विकास दर 4% से ऊपर नहीं गया था, जिस राज्य का प्रबंधन देख रहे थे वहाँ का विकास दर 11% पर। किसान की कितना चिंता करने वाले हैं, इसका अंदाजा आपको लगना चाहिए। मैं आज इस भाव से खड़ा हुआ हूँ महोदय, मैं आज इस भाव से खड़ा हुआ हूँ कि मैं भारत सरकार का कृषि मंत्री, किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं। किसान को यदि राजनीति के साथ जोड़ेंगे तो देश का बड़ा नुकसान होगा। और यदि हम सब राजनीति करते हैं तो लोकसभा के चुनाव के अभी 5 वर्ष, राजनीति 5वें वर्ष में करें, 4 वर्ष कम से कम देश का किसान कैसे मजबूत हो, गांव कैसे मजबूत हो, इसकी बात है। और जितने सदस्यों ने बात की है, जितने सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, राजनीति की चर्चा बहुत कम लोग किए हैं। 2-3 लोग ही मुश्किल से ऐसे मिले पूरी चर्चा में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और जो लोग भी इसमें राजनीति की चर्चा करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको किसान की चिंता नहीं है, अपने राजनीति की चिंता है। दूसरा विषय कि अधिक मित्रों ने ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, माने भूतकाल की चर्चा कर रहे थे। और बोलने के क्रम में शायद ध्यान में नहीं रहता है। हमारे एक मित्र ने कहा कि पिछले 10-20 वर्षों में नए किस्म के बीजों का कोई रिसर्च ऐसा नहीं हुआ कि नए किस्म का बीज प्राप्त हो। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर 566 किस्मों के नए बीज किसानों के बीच गए। और ये बोलने वाले सदस्य सत्ताधारी दल के नहीं थे, लेकिन राजनीति के कारण बोलने में तो बोल गए। वो भूल गए कि पिछले 5 साल के अंदर जिस व्यक्ति ने इस मंत्रालय को देखा है, इस प्रकार की मॉनिटरिंग की है कि 556 किस्म के नए बीजों का इजाद हुआ है, जो आज किसानों के पास है, लैब टू लैंड पहुंचा हुआ है। ऐसे 566 किस्मों के। और इसी प्रकार से जब आसाम की चर्चा हो रही थी तो ये कहा गया कि लंबी योजना, सिंचाई की लंबी योजनाओं का कोई प्रबंधन अपने यहाँ नहीं हुआ। हाँ, जिस पैमाने पर होना चाहिए उस पैमाने पर नहीं हुआ, इससे हम सहमत हैं, लेकिन हुआ है। और इस सरकार ने तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि ऐसी जो लंबित परियोजनाएं हैं उसको हम प्राथमिकता से लेंगे। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। हमारे माननीय सदस्य जगदम्बिका पाल जी ने कहा था कि कंटीजेंसी प्लान के विषय में जरूर बताइए और इसमें संसद की क्या भूमिका होगी ये भी बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कंटीजेंसी प्लान जो है ये मवेशियों एवं खेती से संबंधित जानकारी देते हैं इसके अंदर, जिसमें कुल रकबा, सिंचित असिंचित, फसलवार ब्यौरा, मिट्टी के प्रकार और उस जिला में किसानों की संख्या, लघु सीमांत किसान, उस जिला का कृषि का पूरा ब्यौरा देते हैं। और यह तैयारी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद द्वारा राज्य सरकार के जो कृषि सचिव होते हैं उनके माध्यम से और जो विश्वविद्यालय हैं एग्रीकल्चर उनके सहयोग से ये तैयार किया जाता है। और उसमें इस प्लान के तहत हम जिलों को बताते हैं कि मानसून की सामान्य स्थिति यदि सामान्य है तो किस प्रकृति में कौन सी फसल और कौन सी पद्धति अपनानी है। मानसून यदि पहले आई, देरी से आई
2 सप्ताह बाद आई, 4 सप्ताह बाद आई, 6 सप्ताह बाद आई, तो उस स्थिति में हम किस प्रकृति का कौन सा फसल और किस प्रकार की विधि का इस्तेमाल करें, तो इसके अंदर हम उस जिले का पूरा कंटीजेंसी प्लान कराकर उस जिला को उपलब्ध कराते हैं, और वहाँ जो कृषि मंत्रालय है उसके जो अधिकारी है किसानों को जागरूक करते हैं, और मानसून से क्षति जो होने की संभावना होती है उसका शमन का इससे रास्ता निकलता है। महोदय, ये हम जिलों को उपलब्ध कराते हैं और जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं। फिर हम उसी चर्चा पर आ रहे हैं कि हम सब लोग अपने जिला में भी जाकर चिंता करें। सदन में सिर्फ चिंता करने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। ये अभी तक 548 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। 641 जिला में लगभग 100 के लगभग अर्बन डिस्ट्रिक्ट होंगे। रूरल डिस्ट्रिक्ट जितने हैं वहाँ ये प्लान उनको मुहैया करा दिया गया है। धर्मेंद्र जी नहीं है यहाँ पर, अब वो चर्चा कर रहे थे, चिंता कर रहे थे कि जो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा? यदि बुंदेलखंड जैसा इलाका है और 1000 करोड़ रुपया दिया जाता है तो उसका अस्थायी उपाय करिए, वो रुपया खर्चे नहीं होता है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसी राज्य को पैसा देते हैं और वो पूरा खर्चा नहीं हो पाता है। मैं धर्मेंद्र जी का ये सवाल था कि कृषि के आगे के लिए दीर्घकालीन उपाय, तो जो पैसे जाते हैं दीर्घकालीन उपाय के लिए वो ठीक से खर्चा नहीं हो पाता है, तो इसकी भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। आधुनिक, और सरकार कितनी चिंता कर रही है। अब उसका विवरण भी हम भेज देंगे, आपको। वो अभी राज्यवार विवरण है मेरे पास। जी जी, वो है। अब ये सरकार की मंशा को आप देख सकते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त गोदामों के निर्माण के लिए आम बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जरूरी कदम सरकार ने उठाया है। खाद्य भंडारण की जो स्थिति है उसको विशेष रूप से कई सदस्यों ने उठाया था, जब भंडारण की स्थिति, तो योजना आयोग ने अनुमान किया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 35 मिलियन मीट्रिक टन के भंडारण का अंतर रहेगा। ग्रामीण भंडारण के लिए 12वीं योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 23 मिलियन मीट्रिक टन है। इसमें से 21 मिलियन मीट्रिक टन अभी तक स्वीकृत की गई है। योजना आयोग ने जो इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य बनाया कि 30 मिलियन मीट्रिक टन बनना चाहिए, तो 21 मिलियन मीट्रिक टन अभी सैंक्शन हो चुका है हमारे मंत्रालय के द्वारा। कुल मिलाजुलाकर कमी है, लेकिन इस दिशा में भी काम तेजी से हो रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की भारी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने लंबे समय के बाद, हम लोग को ध्यान में होगा कि आज़ादी के 66 वर्ष बाद भी एक सिर्फ दिल्ली के पूसा में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, और कृषि में नए नए तकनीक बढ़ रहे हैं, नए नए बीजों का इजाद हो रहा है। ये सवाल बिहार का नहीं हो रहा है, सवाल कृषि का हो रहा है कि देश के अंदर आज़ादी के बाद सिर्फ एक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अनुसंधान जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर पूछा है और दिल्ली के मध्य में है, और माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं शाम में उसमें टहलने भी चले जाते हैं, तो वही था। उसके बाद सरकार ने घोषणा की कि हम एक झारखंड में और एक आसाम में और इसी प्रकार की संस्था की स्थापना करेंगे। अब इसमें राजनीति यदि होती तो गुजरात और राजस्थान में होता, भोपाल में होता। कृषि के मामले में हमारी सरकार राजनीति नहीं कर रही है, इसका सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है। पूर्वोत्तर के इलाके में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावे देने का निर्णय किया है। और मैं अभी चुनाव की बात होती, रुको भाई रुको, यदि चुनाव की बात होती महोदय, तो हमारी सरकार ने 2 कृषि विश्वविद्यालय और 2 हॉर्टिकल्चर
यूनिवर्सिटी और 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक तेलंगाना में और एक आंध्र में। मैं गया था हैदराबाद, और हैदराबाद गया तो इस बात का विचार नहीं किया कि कहाँ किसकी सरकार है। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है था वो आंध्र में चला गया, और आंध्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो था वो तेलंगाना के अंदर चला गया। मैंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, आपको समझने के लिए काफ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि तेलंगाना में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है तो वहाँ खुलेगा, और आंध्र में अधिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है तो वहाँ एग्रीकल्चर। आप इस दृष्टि को समझने की कोशिश करिए, और उससे भी आगे जब चलेंगे महोदय, उससे भी आगे चलेंगे तो हरियाणा एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है महोदय। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, और जहां कंक्रीट के जंगल बसाए जा रहे हैं, पहली बार ये चिंता की गई है कि हरियाणा के अंदर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बढ़ने की अपार संभावना है, और वहां पर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किया जाए। हमने कृषि की चिंता की है, किसान की चिंता की है, राजनीति की चिंता नहीं की है महोदय। किसानों के लिए 24 घंटे किसान टीवी चैनलों की पुरानी मांग, बहुत पुरानी मांग थी, उसको भी सरकार ने मानी है। भूमिहीन किसानों के कर्ज देने के लिए, हम लोग सरगांव में रहते हैं महोदय, और गांव के अंदर जो लैंडलेस किसान हैं उसकी चिंता आज तक नहीं की गई। पहली बार किसी सरकार ने चिंता की है, और 5 लाख संयुक्त कृषक समूहों को वित्त पोषित करने का प्रस्ताव बनाया है। मनरेगा कार्य को विशेष रूप से कृषि कार्यों के संपदा निर्माण में जोड़ा जाएगा। पक्के एवं अस्थायी कार्यक्रम कार्य कराए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन, पंजाब के बारे में भी बोलूँगा, पंजाब के बारे में भी बोलूँगा महोदय। जलवायु परिवर्तन, आज जलवायु परिवर्तन पर क्वेश्चन नंबर 2 था जलवायु परिवर्तन। उसमें किसी ने पूरक प्रश्न नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन चर्चा में निश्चित रूप से अधिकतर सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन की चिंता की, अधिकतर सदस्यों ने चिंता की। और ये जो जलवायु परिवर्तन है की जो परिस्थितियां हैं, जिसके कारण हमारे उत्पादन पर असर पड़ रहा है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो लाखों टन का उत्पादन कम होता है महोदय। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपया खर्चा करने का प्रावधान किया गया है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती को बचाने के लिए कुछ कारगर उपाय कर सकें। और इसके लिए प्रथम वर्ष में 70 करोड़, दूसरे वर्ष में 75 करोड़, और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ खर्चा करने का प्रावधान है। और पिछले कुछ वर्षों से फसल एवं पशुधन उत्पादन में जलवायु परिवर्तन से निपटने में किसानों की सहायता हो सके, इसलिए 130 जिलों में किसानों के बीच काम चल रहा है। 100 जिलों में जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियों एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की गई है। लेकिन इस बार जो बजट आया है उसमें 100 करोड़ अतिरिक्त इस वर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी ने क्लाइमेट चेंज के महत्व को समझते हुए किसान के हित में ये बहुत बड़ा काम किया है, और इसलिए मैं सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ महोदय। किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, ये आवश्यक है। इसकी चिंता आज बहुत हो रही है, पहले भी होनी चाहिए थी। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को जरूर बधाई देना चाहूँगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस पर विस्तार से चर्चा की है, और इसमें तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी घनिष्ठता स्थापित करके इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। एक विषय मेरा नहीं है, लेकिन गांव में गरीब रहते हैं, उनको जीविका के साधन नहीं। हम सबको पता है कि आजीविका मिशन जो पहले 150 जिले में ही चल रहा था, चर्चा काफ़ी हुई है गांव के गरीब का
कि बेरोजगार हैं, काम नहीं है उनको, तो पहले से आज आजीविका मिशन जो केवल 150 जिलों में चलाया जा रहा था, उसकी संख्या बढ़ाकर इस बार 250 जिलों में कर दी गई। ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन गांव से जुड़ा हुआ है, गांव के गरीब और किसान से जुड़ा हुआ ये मामला है। कृषि बीमा योजना के संबंध में हमने प्रश्नकाल में बताया था कि ये कृषि बीमा योजना भी कब शुरू हुई। इस देश में 2000 में प्रारंभ हुई। अब 2000 में इस देश की बागडोर जिनके हाथ में थी, निश्चित रूप से उन्होंने किसान की चिंता की, और उसके बाद बीच में 1-2 पायलट योजना भी शुरू की गई। लेकिन 2013-14 में एक नई बीमा योजना आई, और जब नई बीमा योजना आई तो फिर कई राज्यों ने इसका विरोध किया, कहा कि इसमें किसान पर प्रीमियम का भार ज़्यादा है, हम इसको लागू नहीं करेंगे। हमने उनको छूट दी, लेकिन उनसे मेरी बात भी हुई, इसमें कई मुख्यमंत्री आए थे, कृषि मंत्री आए थे कि आप सब सुझाव दें, और मैंने 7 जुलाई को सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, और अगले सप्ताह में हम सभी कृषि सचिवों की बैठक बुलाने वाले हैं। और निश्चित रूप से कृषि बीमा योजना के अंदर बहुत विसंगतियां हैं, उसको हम अपने गांव में भोग रहे हैं, उनको दूर करने का सुझाव हम राज्य सरकारों से भी ले रहे हैं और आपसे भी लेना चाहेंगे, और निश्चित रूप से ऐसी योजना बने जो किसानों के लिए हितकारी हो। महोदय, खेतों के छोटे होते और खेती की अन्य जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए 100 करोड़ रुपये की लागत से एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का सरकार ने ऐलान किया है। ये भी कृषि और किसान को काफ़ी बल प्रदान करने वाली योजना मिलेगी। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 10 वर्षों तक एक राज्य के मुखिया थे, और कृषि और किसान 10 वर्षों तक उन्होंने जो एक काम किया, वहाँ कृषि और किसान को प्राथमिकता में रखा, और वहाँ भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने साफ साफ कहा कि गांव और किसान को बिना मजबूत बनाए देश को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। और इसके लिए चारा तक खा गए। अरे चारे में सब्सिडी दे दो, चारे में। Yes, Mr. Minister. Please keep quiet. महोदय, पप्पू जी, मेरे कुछ विषय छूट गए थे। बाढ़ की चिंता की थी, रुको भाई, कोसी के बाढ़ की चिंता इन्होंने की है। हमारे कुछ मित्रों ने कोसी के बाढ़ की चिंता की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोसी से प्रभावित होने वाले जितने जिले हैं, उन जिलों के अंदर जो एनडीआरएफ की टीम है परसों रात में पहुंच गई। ऐसा आज तक हमने नहीं देखा राजनीतिक जीवन में। यदि कोई कहता है कि 5 बार एमपी रहे हैं, तो 5 बार से हम भी एमपी हैं। 26वां बरस हो रहा है, 89 में आए थे। आज तक हमने ऐसा प्रबंधन नहीं देखा कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए 21 सभी जिलों में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद हो गई, और सेना के जवान भी कल रात से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, जहां से आप प्रतिनिधि हैं, पर पता करिए, कल से सेना के जवान वहां मुस्तैद हो गए। इतनी बड़ी तैयारी महोदय, हाथ है, मजबूरी है। जब हाथ कहीं से उठता है तो हाथ की मजबूरी है, वो मेरी मजबूरी नहीं है, वो मेरे हाथ की मजबूरी है कि किधर से यदि हाथ उठती है तो उधर हाथ चला जाता है, उसमें मेरी गलती नहीं है। महोदय, मेरे एक मित्र ने कहा कि बैलों की रस्सी अब किसानों की गले की रस्सी बन गई। हम उनके विचार से सहमत हैं कि इस देश के अंदर बैलों की संख्या जितनी कम होगी तो रस्सी तो उतना एक्स्ट्रा बचेगा, और एक्स्ट्रा रस्सी किसी दूसरे के गले में नहीं जाने वाला है, किसान के गले में ही जाएगा। इसलिए बैलों की, गायों की रक्षा करना ही कृषि की रक्षा करने का सबसे बड़ा कारण है। महोदय, हमारे एक मित्र
आर.के. सिंह जी, अरे चलो, आर.के. सिंह जी बोल रहे थे, आर.के. सिंह जी बोल रहे थे और उनके विषय में ये कहा गया कि सब दल में गए, आरजेडी में भी थे, जदयू में भी थे, माने कांग्रेस में जितनी सरकारें थी उसमें अधिकारी के नाते इस देश के अंदर और बिहार के अंदर जिस ईमानदारी की छाप इन्होंने छोड़ी है उसका मुकाबला आज तक प्रशासनिक क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ये देश सौभाग्यशाली है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को देश के एक ऐसे व्यक्ति ने सम्मान दिया जिसकी दुनिया में, पूरे दुनिया में साख है और जो देश की चिंता करता है और देश की ईमानदारों की चिंता करता है और आज देश की जनता की सेवा के लिए आज इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आप जब डीएम थे, पहली पोस्टिंग हुई थी मेरे जिला में, मैं आपको पता होना चाहिए कि हम जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय के सरकार ने जो कानून बनाया था उसका कड़ाई से इन्होंने पालन किया था, उसके शिकार हम भी हुए थे, हमारे नेता हुए थे। लेकिन देश के सामने हम अपनी चिंता नहीं करते हैं। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसको सम्मान देना आज समय का तकाजा है। महोदय, मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि दो बातों की बड़ी चर्चा हुई है। एक कृषि चर्चा हुई है, ग्राम कृषि महोदय Please sit down. Nothing now. Let him finish. महोदय कृषि Point of order. What? 1 minute. Please, 1 minute. महोदय, What is the rule number? What is the rule number? What is the rule number? In which you rule? I am asking. छोड़ो, आप Please sit down. I am asking. What is the rule number? You sit down. I will ask him. You sit down. I will ask him. What is the rule number? बैल के ऊपर लिया, बैल के ऊपर 193. No. वही तो मैं बता, Please continue. सर जिस पर चर्चा के लिए रूल लाया गया वो तो मैं बता रहा हूँ। सर मैं वो कह रहा हूँ कि चर्चा, जिस विषय पर चर्चा के लिए मंत्री को जवाब देना है 193 पर। हाँ महोदय, इस चर्चा में एक सवाल आया है कि बिहार के अंदर बिजली का संकट है। बिहार के अंदर बिजली का संकट है, ये चिंता की गई है, हम इससे सहमत हैं। लेकिन मैं अपने मित्रों को भी सलाह देना चाहूँगा कि बिहार में बिजली के संकट को दूर करने के लिए हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले कहा कि सांसद निधि और विधायक निधि से ट्रांसफार्मर बदला जाए। हमें बिजली सूखा बाढ़ पर नहीं, सूखा बाढ़ दोनों। तो महोदय, बिहार के सभी सांसदों ने, सभी विधायकों ने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 10,000 ट्रांसफार्मर बदलने के लिए ईच ट्रांसफार्मर 1.25 लाख रुपया अपने निधि से निर्गत किया। 10,000 ट्रांसफार्मर बदलने के लिए माननीय सांसद और विधायकों ने 1 साल पहले निधि निर्गत किया। उस 1,000 में 1 साल में मात्र 2,000 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, 8,000 ट्रांसफार्मर अभी नहीं बदले गए हैं। मैं इन बातों की चिंता इसलिए कर रहा हूं कि हमको अपने अपने राज्यों में जाकर इसकी चिंता करनी चाहिए। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि सबसे पहले एक अखबार में कोई समाचार जो छपा उसका कतरन मेरे पास है, और उस अखबार में जो समाचार है उसको जब ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है जो मैं अभी बोल गया कि अभी किसी राज्य ने सूखाग्रस्त जिला या एरिया की रिपोर्टिंग नहीं की है। उसी समाचार को उसको भी उसने लिखा है, उसमें अंत में उसकी चर्चा उसने की है। लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि सबसे पहला कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री और दूसरे मंजिल पर
दूसरे मंजिल पर आकर पंजाब की समस्याओं को रखा, तो जहां एक तरफ से यहाँ के जो माननीय सांसदों ने जो जानकारी दी और पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने जो जानकारी दी, आज जो हमने राज्य सहायता जारी की है उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन समस्याओं को सबसे पहले उन्होंने रखा था। और कई राज्यों के कृषि मंत्री भी हमसे मिले, मुख्यमंत्री भी मिले, और आप सभी सदस्यों ने जो चर्चा की उसके कारण उस प्रकार के फैसले किसान हित में, और आपको भी हम बधाई देते हैं कि आपने पंजाब की बात उठाई। मैं अंत में सिर्फ दो बात कहूँगा कि खेती, किसान मजबूत तब होगा, गांव मजबूत तब होगा जब खेत में ज़्यादा पैदावार होगा, और खेत में पैदावार तब तक नहीं होगा महोदय जब तक उसकी मिट्टी बीमार होगी। जब तक उसकी मिट्टी बीमार रहेगी ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि इस देश में प्रत्येक किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा, और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। दूसरा, खेत के अंदर जब तक पानी नहीं पहुंचेगा, आज देश के 44% जो भूभाग हैं, जो खेती योग्य जमीन है वो सिंचित है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर देश का बहुत बड़ा भूभाग है जो खेती योग्य है, और वहाँ पानी का अभाव है। गुजरात के एक किनारे पर जब खड़ा हुआ था मैं चुनाव के समय, तो देखा कि गुजरात के इलाके का जो खेती है हरा भरा है, और उस मेड़ के बगल में जो राजस्थान का इलाका था बिल्कुल सूखा था, खेत सूखे पड़े थे। यानी जब तक हर खेत को पानी नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक किसान का पैदावार नहीं बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के किसानों की ओर से, इस सदन की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्राम सिंचाई योजना लागू किया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है गांव को मजबूत बनाना, किसान को मजबूत बनाना, और मेरी विनती है सभी सदस्यों से, राजनीति से अलग हटकर आइए हम सब 4-5 साल तक मिलकर देश को मजबूत बनाने के लिए, कृषि और किसान को मजबूत बनाने का संकल्प ले। सभी माननीय सदस्य को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आभार प्रकट करते हुए आपने मूल्य बयान विचार दिए, अपनी बात समाप्त करता हूँ। No, please take your seat. Already some members given the preference to seek some clarification according to the record. First, Congress side 1%. Srimati Ranjit Rajan, only 1%. Each party one. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने एनडीआरएफ की बात करी, आज ही आ रहे हैं जो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ नेपाल में। जब मैंने ये चर्चा यहाँ पर उठाई थी तो इन्होंने कह दिया सेंट्रल हॉल में कि ये उमा भारती जी का है। प्लीज लैंडस्लाइड हुआ है, लाखों लोग वहाँ पर, प्लीज 5 मिनट बोलने दिया जाए। वहाँ लैंडस्लाइड हो गया है और लाखों लोग, 8 डिस्ट्रिक्ट के लोग तबाही में हैं। मंत्री साहब ने अभी एनडीआरएफ की बात की, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगी कि एनडीआरएफ की 15 टीमें गई हैं। क्या मंत्री साहब को मालूम है कि कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग आज रेस्क्यू होके बाहर हैं? मात्र 30 से 40 हजार लोगों को कुत्ते बिल्लू की तरह, भेड़ बकरियों की तरह बांध के ऊपर। प्लीज बोलने दिया जाए, प्लीज बोलने दिया जाए, प्लीज बोलने दिया जाए। प्लीज मंत्री साहब, ये वहाँ के लोगों की डिमांड है। Okay. वहाँ के लोग, that is over. Next person. वहाँ के लोग, प्लीज। Mahdab. Mr. Chairman, Your question. the Minister. No, you will give answer. No, you will give answer. No. Yeah. Madam, please go to your side. Don't come rush like that. Go to your place, please. No, please. See, I have given you. I have given the. Please take your seat. Please take it. Please take it. Papayada, please. Agent, please take your seat. No, please. Please take it. See, no. Please listen to me. Please, take your seat. See, now the minister given the reply. Now you are giving opportunity to raise a question. Many members. No. Just you whatever you want clarification, you ask. You ask. That is the one question you ask. Sit down. Please. वहाँ पे प्लीज वहाँ पे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह
भेड़ बकरियों की तरह रेस्क्यू करवा दिया गया। आपने बोला 2 दिन से एनडीआरएफ की टीमें आ गई। 2 दिन से लोग भूखे प्यासे बच्चों को बोतल से पानी पिलाकर धूप में बरसात में बांध पर हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां गए, एक वर्ड उसके बारे नहीं बोला गया। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ, कितने दिन और वो लोग बांध पर रहेंगे? क्या ये नेपाल की साजिश तो नहीं थी कि हिंदुस्तान से पैसे लेने के लिए वहाँ के गरीबों को बांध के अंदर से फेंक दिया गया, बांध के अंदर, और वहाँ पर लोग बिलबिला रहे हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, और आप यहाँ पर एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं। Okay, madam. Please take. दूसरा प्रश्न। No, one question I told you. One question, please. प्लीज 1 मिनट सर। One question I- दूसरा, आपने गुजरात में 11% ग्रोथ की बात की, वो कौन से किसान है? इसकी जांच हो। पॉली फार्मिंग, प्लीज बैठिए, नहीं पता है तो बैठो। No, please take it, please. Mr. Chairman, the Agriculture Minister is a very good friend of mine, and he has actually come out with full details. The manner in which the discussion went on for at least 4 days, I think he has satisfied most of the points that has been raised by the members. But here I have a point to make, an issue to make, You will answer. that is relating to the crop insurance. It is relating to the National Crop Insurance Program, about which the minister also has mentioned while replying to the debate, which has started since last year during the Rabi crop and has become forceful in 1st April 2014. The scheme has replaced the National Agriculture Insurance Scheme. NCIP envisages charging of actuarial premium from the farmers on the notified crops basing on the quotes given by the insurance companies. Sir, it is observed that in one of the districts of Odisha, where paddy is the main crop, the lowest quote of premium was No, as high as what question you want 22%. to you ask clarification. What you That's the question. That's the question. As per the operational guidelines of NCIP, the premium is to be capped at 11%, and the sum assured for the farmers should be proportionately reduced. Therefore, as the entire crop loan is not covered for the paying of higher premium, the woes of farmers are multiplied. Therefore, is the government going to review the scheme and keep the premium level as it was of National Agriculture Insurance Scheme? And is the government will come out with a new scheme on crop insurance as suggested by government of Odisha? Rajesh. Please. It's a straight and specific question. Many states, including Kerala, have been demanding for long changes in the criteria for giving central assistance in case of damages caused by flood and drought. So my question is that whether the minister will reply, whether the minister will assure, whether the government will assure the House whether there will be a change in the criteria followed for giving central assistance in the event of flood and drought. This is my specific question. Thank you. Sri N.K. Premchandran. Sir, my question is in respect of lightning and sea erosion. Just now, the Honorable Minister of State for Disaster Management has intervened, and he has said that the norms for the Disaster Management Response Fund is to be determined by the Finance Commission. The Honorable Finance Minister is, Minister please, Honorable Jaitli ji, Honorable Finance Minister is also there. No, you ask the Agriculture Minister what. Yes. When the elected government is there, it is the political will of the government to see that the lightning as well as sea erosion be included in the National Disaster Management Response Fund. Number one. Sir, number two only question. Paddy cultivation in India is coming down, declining like anything. Whether government has got any proposal,
to conserve the paddy Please, cultivation and also wetland in line with the Forest Conservation Act of 1980, Sri, so that okay. the paddy cultivation in India can be Sri properly Adityanath. maintained. Thank you, sir. महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को Only one question, please. One question. जवाब please देने ask. के लिए और बहुत बहुआयामी जवाब देने के लिए धन्यवाद दूंगा। मुझे केवल ये पूछना है कि एक ही समय देश में बाढ़ और सूखा का प्रकोप आता है, वाटर मैनेजमेंट के लिए सरकार क्या करने जा रही है जिससे बाढ़ और सूखा दोनों की समस्याओं का समाधान एक साथ हो सके। दूसरा, बाढ़ के बाद Okay. जो संक्रामक बीमारियां फैलती हैं या बाढ़ के समय में राहत कार्यों के लिए, पशुओं के लिए और अन्य सूखे के समय भी पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए क्या यहां से सरकार कोई प्रावधान करेगी? Okay, sir. Rajesh Ranjan, only one question, please. What you want? सुखाड़ पर आदित्य जोगीनाथ जी ने इस चर्चा को शुरुआत की। हाँ, जोगी आदित्यनाथ हम बाबा ही कहते हैं, चलिए बाबा ही कह देते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। शुरुआत की, बहुत ही गंभीर चर्चा पर उन्होंने शुरुआत की। प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बनारस से लेकर के बिहार का जो उत्तर प्रदेश का आधा, बिहार का 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जब बाढ़ और सुखाड़ दोनों मुद्दा था तो उन्होंने जो जवाब का केंद्र बिंदु उनका था, अच्छे जवाब दिए, कृषि पर जवाब दिए, अन्य चीज़ों पर जवाब दिया, उनका अच्छा जवाब है। लेकिन जो बाढ़ जो सबसे अहम मुद्दा था, जिसमें यहाँ पर सिंचाई मंत्री को, उमा भारती जी को यहाँ पर रहना चाहिए था और बाढ़ के गंभीरता को समझते हुए जो स्थिति है, हम सर इसीलिए बात को कह रहे हैं और रंजीत रंजन जी ने इसीलिए You ask whatever. जी वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। also respond. नहीं, सभापति महोदय, बस मैं उसी क्लियरिफिकेशन पर मैं कह रहा हूँ कि चर्चा सही थी और नेपाल का जो अभी बांध टूटने की बातें आई है उसमें हम तीनों प्रभावित हैं। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या जो स्थिति वहां है और जो लगातार 3 जिले आज भी आया है, हाई अलर्ट है, तो क्या सही में बाढ़ आ रही है और क्या इस अस्थायी समाधान कोई बाढ़ का होगा, हाई डैम का या बाढ़ का कोई हमारी भारत सरकार जो अगले सरकार नहीं की, तो क्या यह सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार को बचाने के लिए कोई योजना लाएगी, करेगी, ऐसा Srinivas Rao. Thank you, sir, for giving me the opportunity. So every year the government of India is giving a insurance for the losers of the crop farmers, but every year it is getting delayed, sir. I request the Honorable Minister through you. Okay. So please sanction the relief amount as early as possible so that the majority of the farmers will be getting benefits, sir. Minister. Thank you. Honorable Minister. 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 महोदय, हमारे जो सबसे नज़दीक मित्र लोग हैं उन्हीं का ज़्यादा पूरक सवाल है। ये जो शायद उनके निशाने पर हम ज़्यादा हैं, तो उनके निशाने पर हम हैं, इसलिए थोड़ा विशेष दर्जा उनको हम अपनी ओर से दे रहे हैं। ये जो कृषि बीमा योजना है, ये 13-14 में इसके नाम में सिर्फ इतना ही परिवर्तन हुआ। पहले 2000 से चल रहा था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, 2013-14 वाले का नाम दिया राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम जब घोषित हुआ तो मुझको छूट गया था बोलने में, उड़ीसा पहला राज्य था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों की ओर से आपत्ति आई। तो उस समय रबी में रोक दिया गया और कहा गया कि खरीफ से इसको चालू किया जाए। फिर खरीफ का जब समय शुरू हुआ तो मैं मंत्री बन चुका था, फिर इन लोगों की ओर से बात आई कि नहीं, हम जो पुराना वाला है उसी को चलाएंगे। इसको 1 मिनट बताते हैं ना, कई लोगों की ओर से इस प्रकार के राय और कई राज्यों से अलग अलग सुझाव आने लगे। तो अंत में हमने तय किया कि पुरानी योजना जो चलाना चाहता है उसको चलाए या नया कार्यक्रम जो चलाना चाहता है वो चलाए, और सब हम मिल बैठकर इस वित्तीय वर्ष में कोई नया रास्ता निकाले। और उसी क्रम में हमने 7 जुलाई को सभी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और कृषि सचिवों की भी बैठक।
Let him, please, please address the chair, please. इसमें प्राइवेट कंपनी ज़्यादा आ गई है, ये भी एक परेशानी है, तो बैठकर उस पर आगे चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। और जो राष्ट्रीय सहायता है आपदा के लिए, इसके नॉर्म्स का पुनर्धारण एक सतत प्रक्रिया है और पिछले कुछ समय में 2012 से अभी तक 4 बार नॉर्म्स संशोधित हो चुके हैं, तो एक सतत प्रक्रिया है, फिर इस पर आगे विचार करेंगे। हमारे सामने बाढ़ है भी निश्चित रूप से ये चर्चा का महत्वपूर्ण विषय था और 80% लोगों ने बाढ़ की ज़्यादा चर्चा की है और उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ के संबंध में पूरी विस्तार से चर्चा की है। मेरे सामने कोसी का सवाल जरूर है और ये जरूर है कि कोसी के अंदर जो आपदा निर्मित हुई है जिसका प्रभाव बिहार पर पड़ सकता है, तो 9 ऐसे जिले हैं, उसके विषय में माना गया कि 9 जिलों में इसका असर हो सकता है। तो 9 जिलों के अंदर 163 ऐसे कैंप्स बनाए गए हैं जहां लोगों को उसमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। देखो आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जैसा बोलिएगा। और मैं समझता हूं कि नहीं, वो बराबर तो उनका हाथ मेरे ही ओर था बोलते समय, माने उनके इशारे में हम थे, तो मेरे इशारे में भी उनका आना स्वाभाविक है। महोदय 133 स्थान पर इसके कैंप बनाए गए हैं और कैटल्स के लिए भी 36 कैंप बनाए गए हैं। इसी प्रकार से 15 एनडीआरएफ की टीम और 4 एसडीआरएफ की टीम, 19 टीम, ये 9 जिले प्रभावित होने की संभावना है। तो 9 जिलों में 19 ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और 3 जिले जो बिल्कुल मुहाने पर हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, उस तीनों के एमपी 2 ही लोग हैं। वो तीनों क्षेत्र जो हैं 2 ही लोग हैं, एक पुरुष और एक महिला, और उनके क्षेत्र में सेना की पूरी तैनाती कर दी गई है, पूरी तैनाती कर दी गई है और ये भारत सरकार ने की है। इसी प्रकार से 1,43,000 ऐसे लोगों को डेंजर जोन से लाकर कैंप में रखा गया है और 33 एम्बुलेंस आपको उस क्षेत्र में अभी रखा गया है और ये 12,305 मवेशियों को भी डेंजर जोन से बाहर निकाल कर रखा गया है। और ये जो रिपोर्ट मुझको प्राप्त हुआ है बोलने के पहले, जो बिहार सरकार का नेट पर आया था, जिस सरकार के सहयोगियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं महोदय, और ये यदि गलत है तो तुरंत शाम के फ्लाइट से जाकर और वहाँ अधिकारियों से बात करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं इस रिपोर्ट को विश्वसनीय मानता हूँ।